हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और ये पहली बुक का चैप्टर रहने वाला है। हम इसे इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे विथ नोट्स। तो अभी तक हम 3 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। आज हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, और ये यूनिट 2 का 3rd चैप्टर रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हम चैप्टर को डीप पढ़ने से पहले हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण का मतलब जान लेते हैं और डेफिनेशन जान लेते हैं, जिसे पेपर में भी आ जाए, हम उसका आंसर कर पाएँ। और हम इसे पढ़ लेंगे तो हमें एक दूसरे से चीज़ें कनेक्ट होने लग जाएंगी। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें हम विभिन्न आंकड़ों को एक संग्रहित रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण अंग है जो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ये विभिन्न आंकड़ों को संग्रहित रूप में प्रस्तुत करता है और ये महत्वपूर्ण अंग है और अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ये सारी प्रक्रियाएं मिलकर अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के अध्ययन को एकदम आसान बना देती हैं, जैसे कि संग्रहण, प्रस्तुतिकरण। सेकंड, आंकड़े जटिल होते हैं, अतः उन्हें स्पष्ट व व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, जिससे हमें क्लियर हो, समझ आए। तो ये 2 पॉइंट्स अगर आप लिख देंगे, आंकड़े का प्रस्तुतिकरण क्या होता है, तो आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे। अब हमने जान लिया कि ये विभिन्न आंकड़ों को संग्रहित रूप में प्रस्तुत करना इसका काम है। तो वे कौन सी विधियां होती हैं जिनके माध्यम से हम इन्हें प्रस्तुत करते हैं? तो वह मेनली 3 विधियां हैं। पहली विधि पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण, दूसरी विधि सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, थर्ड आरेखीय प्रस्तुतिकरण। पहली विधि यानी कि पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण, जिसे हम वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण कहते हैं। जब हम किसी भी आंकड़े को टेक्स्ट के फॉर्म में यानी कि लिख कर हम जब प्रस्तुत करते हैं तो वह पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण कहलाती है। सिंपल है। सेकंड, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण। जब हम टेबल के रूप में आंकड़ों को व्यक्त करें तो वह सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण कहलाती है। थर्ड, आरेखीय प्रस्तुतिकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये तीसरी विधि, आरेखीय प्रस्तुतिकरण। जब हम ग्राफ, डायग्राम के जरिए आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं तो वह आरेखीय प्रस्तुतिकरण कहलाती है। ये 3 विधियां हैं। हम एक एक करके इनके बारे में अब डीपली पढ़ने वाले हैं। तो पहली विधि पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण। जो डेटा होता है सबसे पहले पाठ्य प्रारूप में प्राप्त किया जाता है। अगर आपने क्लास 11th या 10th में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में डेटा देखा होगा, पहले वे टेक्स्ट फॉर्म में रहते हैं, फिर हम उन्हें अंडरस्टैंडिंग करते हैं, देन उसके बाद हम जिसमें हमें व्यक्त करना रहता है कर देते हैं। बार, ग्राफ, टेबल, जिसमें भी हमें उन्हें प्रस्तुत करना रहता है कर देते हैं। तो पहला पॉइंट का मतलब यही है। दूसरा, यह डेटा का एक स्पष्ट और कच्चा प्रारूप होता है। डेटा का उल्लेख हमेशा हम टेक्स्ट फॉर्म में करते हैं, जो आमतौर पर एक पैराग्राफ में लिखा जाता है। 2 पॉइंट निकल के आता है। इससे हम उसका उल्लेख किस में करते हैं? टेक्स्ट फॉर्म में करते हैं। और वो किस पर लिखा जाता है? पैराग्राफ में। डेटा की पाठ्य प्रस्तुति का उपयोग तब किया जाता है जब डेटा बड़ा नहीं होता और जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसे पैराग्राफ पढ़ते समय आसानी से समझ आ सके, जब ये विधि काम आती है। एग्जाम्पल लिया है। दिल्ली में अनुमानतः 3 लाख स्वास्थ्यकर्मी हैं। इनमें से 2,40,000 स्वास्थ्यकर्मियों ने टीकाकरण के लिए पंजीकरण किया है। पहले 5 दिनों में उनका लक्ष्य क्या था? 42,578 में से 25,762 लोगों का टीकाकरण हो गया। इस प्रकार उन्होंने 60.5% लोगों का टीकाकरण का लक्ष्य पूर्ण किया। तो जो उदाहरण है ये क्या है? पढ़ के हमें समझ आ रहा है और ये टेक्स्ट फॉर्म में उल्लेख किया गया है। अब इसके हम गुण और दोष देख लेते हैं। गुण क्या है इसके? इस विधि में खास बिंदुओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। दोष, आंकड़ों को समझने के लिए पूरा पाठ ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। जैसे हम एनसीईआरटी की भी रीडिंग करते हैं, अगर हम ध्यानपूर्वक नहीं करते तो हम आगे बढ़ते जाते हैं और पीछे का जो हम पढ़ते हैं वो स्किप होता जाता है, यानी कि हमारे माइंड से, तो हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमें पहले से ही ध्यानपूर्वक पढ़े जाना, हमें एग्जैक्ट आंकड़े में समझ में आ सके। तो ये पहली विधि है। अब हम दूसरी विधि पढ़ेंगे, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण। जब आंकड़ों को सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वह इसे आंकड़ों का सारणीय प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। यानी कि टेबल के फॉर्म में जब हम आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं तो सारणीय प्रस्तुतिकरण कहलाता है। सिंपल है। जब संख्यात्मक आंकड़ों को
स्तंभ यानी कि कॉलम और पंक्तियों यानी कि रो के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो ये आंकड़ों का सारणीय प्रस्तुतिकरण कहलाता है। जब हम टेबल के रूप में प्रस्तुत करते हैं तब ये सारणीय प्रस्तुतिकरण कहलाता है, और जब हम संख्यात्मक आंकड़ों को कॉलम और रो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो ये सारणीय प्रस्तुतिकरण कहलाता है। आप ये 2 से 3 पॉइंट लिख देंगे तो आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे। अब एक टेबल को बनाने के महत्वपूर्ण भाग: सारणी की संख्या, शीर्षक, शीर्षक टिप्पणी, पंक्ति शीर्षक, उपशीर्षक, क्षेत्र, टिप्पणी और स्रोत, ये सब क्या है, इसके पार्ट्स हैं। अगर आपको ये कंप्लीट समझ आ जाते हैं तो एक टेबल बनके तैयार हो जाती है। ये सपोर्ट मटेरियल से मैंने एक एग्जांपल लिया है टेबल का। आप चाहे तो नॉर्मल वाली भी बना सकते हैं, रो एंड कॉलम वाली, जरूरी नहीं है कि आप यही बनाएं, सिंपल वाली आप बना सकते हैं जो आपको आती है। अब हम इसके गुण और सीमाएं देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभार 3 नंबर या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ये संक्षिप्त एवं सरल होती है, यह विश्लेषण को आसान बनाती है, तुलना को सुविधाजनक बनाता है, मितव्ययी होता है, आंकड़ों की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। अब इसकी सीमाएं क्या हैं, कहाँ ये फेल हो जाता है, यानी कि लिमिटेशन। तालिकाओं की तैयारी के लिए डेटा की विशेषताओं की उचित समझ आवश्यकता होती है, यानी कि आप जब तालिका तैयार कर रहे हैं तो जिस डेटा के ऊपर कर रहे हैं उसकी विशेषताओं को आपके अंदर उचित समझ होना आवश्यक है। वे आरेख के रूप में प्रस्तुत तथ्यों को त्वरित समझ के लिए सक्षम नहीं है। ये हुई हमारी दूसरी विधि कंप्लीट। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? पहली विधि पढ़ी पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण, जिसमें हम लिख कर किसी आंकड़ों को प्रेजेंट करते हैं, और दूसरी विधि सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, जिसमें हम टेबल बनाकर आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। तो पहला लिखना और दूसरा टेबल, आप इन 2 कीवर्ड याद रखेंगे तो आपको एक कंप्लीट विधि याद रहेगी। अब मोस्ट इंपोर्टेंट हमारी तीसरी विधि, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसी में कन्फ्यूजन होती है। तो इसके 2 पार्ट्स हैं, ज्यामितीय आरेख और बारंबारता आरेख। और पहले ज्यामितीय आरेख के भी 2 पार्ट्स हैं, दंड आरेख और वृत्त आरेख। और बारंबारता में 3 है, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, बारंबारता वक्र। आयत चित्र किसे कहते हैं? हिस्टोग्राम। तो आइए हम एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो दंड आरेख। दंड आरेख प्रत्येक वर्ग के आंकड़ों के लिए आयतकार दंड का समूह है। दंड की ऊंचाई या लंबाई आंकड़ों के परिणाम पर निर्भर करती है। जब हम बार ग्राफ यानी कि दंड आरेख ड्रॉ कर रहे हैं तो जो दंड की लंबाई और चौड़ाई होगी वह आंकड़े पर निर्भर करेगी। दंड आरेख के दंड को देखकर उनकी सापेक्षिक ऊंचाई के आधार पर आंकड़ों का त्रिवितर तुलना की जा सकती है। जब हम दंड आरेख देखते हैं तो हम उसकी ऊंचाई देखकर उसकी तुलना करते हैं। तो ये एक सिंपल परिभाषा है। अब आइए मैं इनको तीनों पार्ट्स को एक्सप्लेन करता हूँ, यानी कि बहुदंड आरेख, दंड आरेख, घटक दंड आरेख। तो हम पढ़ेंगे बार ग्राफ यानी कि दंड आरेख को। मैंने काकड़ा लिया पश्चिम राजस्थान में साक्षरता दर यानी कि पश्चिम जिलों में। तो पहला जिला है गंगानगर, और इधर हमने जिलों को रिप्रेजेंट किया है और इधर साक्षरता दर को। तो पहला जिला गंगानगर, इसकी साक्षरता दर कितनी है? 64.7, दूसरे की 56.9। तब इसकी ऊंचाई देखकर इसका तुलना करेंगे। अगर आपको एक सिंपल बार ग्राफ बनाना आता है तो आप कंप्लीट चैप्टर ये समझ जाएंगे इजिली। तो क्या हुआ? बार ग्राफ हुआ यानी कि दंड आरेख हुआ। दूसरा ये क्या हुआ? बहुदंड आरेख। जब हम एक ही ग्राफ में 2 इकाइयों को रिप्रेजेंट करते हैं तो यह बहुदंड आरेख कहलाती है। हम इसको कैसे करते हैं? 2 दंडों के मदद से। जैसे इधर फ्रीक्वेंसी है और इधर क्लास है। तो ग्रे वाला पोर्शन फीमेल है और ब्लैक वाला मेल है। तो कितने मेल के पास जॉब नहीं है? 29 के पास। और कितने फीमेल के पास जॉब नहीं है? 31 के पास। तो ये क्या है? बहुदंड आरेख है। हमारा एक ही टेबल से 2 इकाइयों को हम प्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो ये बहुदंड आरेख कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे घटक दंड आरेख। घटक दंड आरेख में कभी कभी हम 3 या 3 से अधिक दंड भी बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कभी कभी हम एक ही बार में 2 या 2 से अधिक
इकाइयों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो कि खेल खेलते हैं, और इधर खेल्स के नाम हैं हॉकी, फुटबॉल और अदर। तो फुटबॉल खेलने वाले लड़के कितने और लड़कियां कितनी हैं हमने एक ही दंड में रिप्रेजेंट कर दिया है, तो इसे हम घटक दंडारे कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे इसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, पाई चार्ट यानी कि वृत्तीय चित्र। यह एक घटक चित्र है जिसमें वृत्त का क्षेत्र अनुपातिक रूप से प्रस्तुत घटकों के मध्य विभाजित होता है। इसे हम पाई चार्ट, वृत्त आरेख, पिज़्ज़ा चार्ट और सेक्टर आरेख भी कहा जाता है। जैसे कोई सर्कल है, हम इसे पाई चार्ट जब बनाते हैं सर्कल में, तो हम इसके सेंटर से परिधि तक हम रेखा खींचते हैं। तो ये जो रेखा हम खींचते हैं, तो ये सर्कल के जो क्षेत्र हैं उसको अनुपातिक रूप में विभाजित कर देती है। इसे हम वृत्तीय चित्र कहते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है, वृत्त घटकों के अनुसार विभिन्न भागों में विभाजित होता है तथा प्रत्येक विभाजन के लिए वृत्त के केंद्र से परिधि तक सीधी रेखा खींची जाती है। वृत्त चित्र वर्ग के निरपेक्ष मूल से नहीं बनाया जाता। प्रत्येक वर्ग का मूल कुल मूल के प्रतिशत में प्रस्तुत किया जाता है। सेकंड पॉइंट में आपको डायरेक्ट डायग्राम पे समझाता हूं। तो ये क्या है, एक पाई चित्र है। ये हुआ हमारा सर्कल और ये हुई परिधि, ये सब। अब हम सर्कल से लेकर परिधि तक एक रेखा खींचेंगे। ऐसे हम 3 या 3 से अधिक रेखाएं खींच देंगे तो क्या करेगी, सर्कल के जो अनुपातिक क्षेत्र को विभाजित कर देगी। जैसे आपको अपने क्लास 10th के सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है, मार्क्स को उनको, तो आपको उन्हें डायरेक्ट नहीं करना, पहले आपको उन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको कन्वर्ट करने के लिए ये सूत्र है घटक का मूल्य और कुल मूल्य इंटू 360 डिग्री। जैसे आपको अपने सब्जेक्ट रिप्रेजेंट करने हैं, तो आपको यहाँ पे पहले सब्जेक्ट का मूल रखना पड़ेगा और टोटल का यहाँ रखना पड़ेगा। फिर आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जो परसेंटेज आएगी वो आपकी पहला घटक बनेगा। ऐसे आपको पांचों को कर लेनी है। फिर पांचों को आपको एक वृत्त बनाना है और उसमें प्रेजेंट कर देना है। देन उसके बाद पाई चित्र यानी कि पाई चार्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना जाना, मैं अगली वीडियो में उसे कवर कर लूँ। अब हम पढ़ेंगे आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एक द्विविमीय चित्र है। इसमें वर्ग अंतराल तथा उनकी आवृत्तियों के आयत के रूप में प्रस्तुत करके बनाया जाता है। ये भी जान लीजिए बार ग्राफ की तरह होता है, बस इसमें थोड़ा चेंजेस रहते हैं। आंकड़ों को आयत चित्र में प्रस्तुत करने के लिए आयत की ऊंचाई, आवृत्ति और आधार वर्ग अंतराल होता है। जैसे ये आधार हुआ, इसके आधार पर हम हमेशा वर्ग अंतराल को रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी आवृत्ति को हमेशा इसकी ऊंचाई में रिप्रेजेंट करेंगे। खंडित चर के लिए आयत चित्र संभव नहीं है। यदि वर्ग सतत है तो पहले उन्हें वर्ग सतत नहीं है तो पहले उन्हें सतत वर्ग में परिवर्तित किया जाता है। सतत कौन से होते हैं, जिनकी उच्च सीमा निम्न सीमा के बराबर होती है, और कौन से नहीं होते, जैसे 5, 10, 11, 15, 16, 20। ये क्या है, क्लास इंटरवल है। जब उसकी पहले क्लास इंटरवल की उच्च सीमा दूसरे क्लास इंटरवल की निम्न सीमा के बराबर नहीं होती तो वह सतत नहीं होता। उसको सतत बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, निम्न सीमा के 0.5 माइनस करना पड़ता है और उच्च सीमा में 0.5 प्लस करना पड़ता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको और डीप समझना है तो मैंने 3rd चैप्टर में समझा रखा है। आयत चित्र में 2 आयत के मध्य कोई रिक्तता नहीं रहती, जबकि दंड आरेख में ऐसा होता है। जब हम दंड आरेख बनाते हैं तो उसके बार के यानी कि दंड के बीच में हम जगह छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें नहीं होती। अभी मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा। दंड आरेख में आयत की चौड़ाई महत्वपूर्ण नहीं होती, जबकि आयत चित्र में ऊंचाई के साथ साथ चौड़ाई भी महत्वपूर्ण होती है। ये एक हिस्टोग्राम का चित्र है। आपको ये बार ग्राफ से सिमिलर लग रहा होगा। हमने इधर क्लास इंटरवल शो किया है और इधर फ्रीक्वेंसी आवृत्ति यानी कि शो की है। अगर आपको बार ग्राफ बनाना है तो
आता है तो आप एक कंप्लीट समझ जाएंगे इसके बारे में। इसमें जो हम बार बनाते हैं उसकी चौड़ाई बढ़ी हुई होती है और इन दंडों के बीच में रिक्तता नहीं होती, ये सटे हुए होते हैं। तो ये एक हिस्टोग्राम है। और मैं जब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा तो उसमें आपको ये मैं करके दिखाऊंगा। आवृत्ति बहुभुज यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आवृत्ति बहुभुज 4 या 4 से अधिक रेखाओं से घिरी हुई होती है। यह आयत चित्र का विकल्प है और आयत चित्र से भी प्राप्त किया जा सकता है। ये जो आवृत्ति बहुभुज है ये 4 या 4 से अधिक रेखाओं से घिरी हुई होती है और ये आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम का एक विकल्प है जो हिस्टोग्राम से ही प्राप्त किया जाता है। एक आवृत्ति बहुभुज आयत चित्र के अनुरूप बनाया गया वक्र है। इसे बनाने की सबसे सामान्य विधि है आयत चित्र के शीर्ष मध्य बिंदु को सरल रेखा द्वारा मिलाते हुए दोनों सिरों को बढ़ाकर आधार रेखा तक बंद कर दिया जाता है। बस आपको हिस्टोग्राम बनाना आना चाहिए और उसके ऊपर 4 लाइन आप फेर देंगे तो ये आवृत्ति बहुभुज हो जाएगी यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं। जैसे ये क्या है, एक हिस्टोग्राम समझिए आप, इन रेखाओं को भूल जाइए। अगर हम हिस्टोग्राम के ऊपर उसके शीर्ष के मध्य पर एक बिंदु स्थापित करेंगे और उसको शीर्षों से मिलाते हुए आधार रेखा तक लाकर बंद कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बस आपको 4 लाइन ड्रॉ करनी है हिस्टोग्राम के ऊपर तो ये क्या निकल के आ जाएगी यहाँ से, बारंबारता बहुभुज। सिंपल है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे आवृत्ति वक्र। जब आवृत्ति बहुभुज के शीर्षों को मुक्त हस्त से मिला दिया जाता है तो प्राप्त होने वाली आवृत्ति को आवृत्ति वक्र कहते हैं। इसे सरलित आवृत्ति वक्र के रूप में भी जाना जाता है। जैसे ये डायग्राम हो गया, ये भी हिस्टोग्राम की तरह ही है। जैसे इसमें इसके बीच में जो बार हैं उनके बीच में दूरी नहीं है, सटे हुए हैं, तो उसके ऊपर हम मध्य में एक बिंदु स्थापित करेंगे और उनको मिलाते हुए लाकर हम मुक्त हस्त से बंद कर देंगे, शीर्षकों से मिलाते हुए। आपके जो बार ग्राफ हैं इनमें ये जो बार हैं इनके हमें शीर्ष यानी कि इनके ऊपरी हिस्से से टच करते हुए लाकर मुक्त हस्त से मिला देना है। जो उसके बाद आवृत्ति में प्राप्त होगी वह आवृत्ति वक्र कहलाएगी। अब हम कालिक श्रृंखला ग्राफ या रेखीय ग्राफ पढ़ेंगे। आंकड़ों के चित्रीय प्रस्तुतिकरण की रेखीय ग्राफ विधि को कालिक श्रृंखला ग्राफ विधि भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, रेखीय ग्राफ विधि, कालिक श्रृंखला ग्राफ विधि, 2 नाम है इसके। इसमें हम समय को एक्स एक्सिस पर दर्शाते हैं और आश्रित चर को वाई एक्सिस पर दर्शाते हैं। ये हुआ एक्स, ये हुआ वाई। यहाँ पे हम घंटा, समय, मिनट, दिन, महीना को दर्शाएंगे और यहाँ पे हम आश्रित चर को दर्शाएंगे। इस प्रकार प्राप्त इन बिंदुओं को सरल रेखा से मिलाने पर रेखीय ग्राफ प्राप्त किया जाता है। यह सामयिक चलन ट्रेंड को समझाने में सहायक होते हैं। भाई हम डायग्राम पे समझते हैं इसे। एक चर वाला ग्राफ, हमने इधर वर्ष को देखिए एक्स एक्सिस पर दर्शाया है और आश्रित चर को इधर दर्शाया है हमने। इसमें हमें बार नहीं बनाना पड़ता, इसमें हमें डॉट बनाना पड़ता है। आप डॉट बनाते जाइए ऐसे करके, फिर उन्हें आप एक सरल रेखा द्वारा उन सारे बिंदुओं को आपस में कनेक्ट कर दीजिए। जब ये सारी बिंदुओं सरल रेखा द्वारा कनेक्ट हो जाएंगी तो जो हमें आवृत्ति प्राप्त होगी वह रेखीय ग्राफ कहलाएगी। तो ये एक चर वाला हुआ। 2 चर हमें बनाने हैं तो हम इसमें एक देश और ले लेंगे। जैसे ये जान लीजिए चाइना है और दूसरा इंडिया, तो हम इधर 5 पे डॉट लगाएंगे, इधर फिर 10 पे, फिर 15 पे, फिर 20 पे, फिर 25 पे। आप स्केल से बनाइएगा एकदम अच्छे से। फिर 30 पे और हम इन्हें सबको मिला देंगे ऐसे करते हुए। फिर इसके बाद हमें जो प्राप्त होगा वह द्विचर वाला ग्राफ होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसे मैं कैमरे से बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा स्केल और कंपास की मदद से। इसके और गुण और अवगुण देख लेते हैं। गुण इसके क्या है, सबसे सरल व शीघ्र समझ प्रदान करता है। ये डेटा को अधिक ठोस और आसानी से समझने योग्य रूप अनुवाद करता है। यानी कि यह डेटा जो होते हैं उनको अधिक ठोस और आसानी से समझने योग्य बनाता है और ये अधिक प्रभावी होता है, आकर्षक तथा अधिक समय तक प्रभाव रहता है इसका। इसके दोष क्या हैं, यानी कि
लिमिटेशन भी कह सकते हैं आप, केवल तुलना के लिए उपयुक्त होता है। अगर हमें दो चीज़ों के बीच तुलना करनी है तो बेस्ट है। जैसे हम क्रिकेट में देखते होगे आप, रन रेट दिखाते हैं किसी दोनों टीम के, तो हम इस ग्राफ का ज़्यादा यूज करते हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। आसानी से गलत व्याख्या की जा सकती है, सीमित जानकारी प्रदान करता है और ये पुनः विश्लेषण के लिए उपयुक्त नहीं होता। आई होप दोस्तों आपको चैप्टर कंप्लीट समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिए, जाना मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर लूँ। और इसके चैप्टर नंबर 5 में जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अब वीडियो में डिले नहीं करूंगा, थोड़ा प्रॉब्लम था माइक का, तो अब माइक आ गया है, अब मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। ऐसी और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हम फिजिकल एजुकेशन का भी कोर्स कंप्लीट करवाएंगे अगर आप सपोर्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।